ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योतिष की बिगनर्स कोर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। अब तक इस कोर्स में हमने वेदों में ज्योतिष की महत्वता और किस प्रकार से ज्योतिष वेदों का एक अंग है उसके बारे में जाना। हमने ये जाना अब तक के लेसन में कि ज्योतिष की 3 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा हमने लास्ट लेसन में ज्योतिष में इस्तेमाल होने वाले यूज़ किए जाने वाले वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों के नाम जाने। हमने जाना किस प्रकार राहु और केतु, जो कि सिर्फ एक सेंसिटिव पॉइंट्स हैं और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है स्पेस में कोई, उनका किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से उनकी मार्किंग होती है। हमने यह भी जाना कि किस प्रकार से 12 राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, 12 राशियों के नाम, और किस प्रकार 12 राशियाँ प्लैनेट्स को मार्क करने के लिए कुंडली में यूज़ की जाती हैं एज अ बैकग्राउंड, और उन राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे धीरे धीरे जानते रहेंगे। क्योंकि ज्योतिष के जो 4 स्तंभ थे उनमें से राशियाँ, ग्रह, नक्षत्र और भाव, ये 4 स्तंभों में से 2 स्तंभों के बारे में हमने अब तक के 2 लेसन्स में जाना। और इस लेसन में हम बात करेंगे 12 राशियों के स्वामियों के बारे में कि 12 राशियों को किस प्रकार से किस किस ग्रह का स्वामित्व मिला हुआ है, और जो है कि असेंडेंट और लग्ना क्या होता है, किस प्रकार के कुंडलियों के डायग्राम्स। नॉर्थ इंडिया में एक अलग प्रकार का डायग्राम यूज़ होता है, साउथ इंडिया में अलग, ईस्ट इंडिया का अलग। तो किस प्रकार से वो डायग्राम्स, कौन कौन से डायग्राम्स यूज़ होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि 27 नक्षत्रों के नाम कौन कौन से हैं। तो दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और इस दिव्य यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक आशीष जैन। तो चलिए अब शुरू करते हैं और अपने आगे की स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। ये सब तो हमने देख चुके हैं। ओके, तो अब हम जानेंगे कि 12 राशियों के स्वामी किस प्रकार हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि राशियों को आप नंबर्स के हिसाब से भी याद कर लीजिए। पहली राशि, पहला नंबर पहली राशि एरीज़ है, दूसरी राशि टॉरस है, तीसरे नंबर की राशि जेमिनी या मिथुन है, चौथे की कैंसर या कर्क है, 5वें की लियो, छठे की वर्गो, 7वें की तुला या लिब्रा, 8वें की वृश्चिक या स्कॉर्पियो, 9वां नंबर सजिटेरियस या धनु, 10वां मकर या कैप्रिकॉन, 11वां एक्वेरियस या कुंभ, या 12वां पाइसेस या मीन। और चाहे आप इंग्लिश जानते हो, ना जानते हो, कम जानते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों नामों को आप याद कीजिए, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए, तो इन राशियों को हमने 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया, ल्यूनर या चंद्रमा का हाफ और सोलर या मून का हाफ, सोलर या सूर्य का हाफ। तो उनको हमने इस क्रम में लिख दिया। ल्यूनर हाफ के आगे हमने 4, 3, 2, 1, 12 और 11 ये 6 राशियाँ लिख दी घटते क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और सोलर हाफ में हमने 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस प्रकार से राशियों को लिख दी बढ़ते क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो पहली राशि है 4 नंबर, कर्क या कैंसर, इसका स्वामी है चंद्रमा। और जो 5 नंबर राशि है लियो या सिंह, इसका स्वामी है सूर्य। तो सूर्य और चंद्र इन दोनों को एक एक राशि असाइन की गई है, कैंसर और लियो या कर्क और सिंह। बाकी हर ग्रह मरकरी, बुध, शुक्र या विनस, मार्स या मंगल, जुपिटर या गुरु बृहस्पति, सैटर्न या शनि, इन सब को 2-2 राशियां इस क्रम अनुसार असाइन की जाती हैं। बुध को जेमिनी और वर्गो,
शुक्र को टॉरस और लिब्रा, एरीज को मेष और वृश्चिक या एरीज और स्कॉर्पियो, पाइसिस को जुपिटर को पाइसिस और सेजिटेरियस, मीन और धनु, और शनि को कुंभ और मकर। अब यहाँ पर राहु और केतु नहीं है। तो देखिए बिगनर्स लेवल पे आप यही मान के चलिए कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई स्पेस में नहीं है, इसलिए इनको कोई राशि असाइन नहीं की गई है। लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे एडवांस कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे, कभी फ्यूचर में आप में से जितने लोग एडवांस लेवल के ज्योतिष में पहुंचेंगे, तो उस समय राहु और केतु की राशियों के ऊपर, उनके स्वामित्व के ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल अभी बिगनर्स लेवल पे, फंडामेंटल्स लेवल पे आप ये मान के चलिए जो 7 फिजिकल एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स या ग्रह हैं, राशियों के स्वामित्व सिर्फ उन्हीं ग्रहों को ही दिया गया है, जिसमें सूर्य और चंद्र को एक एक राशि और बाकी पांचों ग्रहों को 2-2 राशियां असाइन की गई हैं। इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए नंबर्स के साथ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, राशियों को उनके नंबर्स के साथ याद कर लीजिए और हर राशि के स्वामी को याद कर लीजिए, ताकि नाम आते ही आपके दिमाग में एकदम क्लिक करे। पाइसिस बृहस्पति, पाइसिस का स्वामी कौन है? बृहस्पति। मिथुन का स्वामी कौन है? बुध। सिंह का स्वामी कौन है? सूर्य। इस प्रकार से आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ये आपके रिफ्लेक्स एक्शंस में ही ये चीज़ सम्मिलित हो जाए। चलिए अब चलते हैं, अब हमने राशियों के स्वामियों को जाना, अब चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। ओके, तो ये क्या है? व्हाट इज लग्ना? लग्न क्या है? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका ये मैंने पहले ही कहा था, इसमें एस्ट्रोनॉमी को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, पर एक थोड़ा सा इसका ब्रीफ आउटलाइन या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं देना इसमें ज़रूरी समझता हूँ कि लग्न एक्चुअल में है क्या। देखिए लग्न एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी कुंडली में। लग्न कुंडली का प्रथम भाव या पहले घर को जो है वो लग्न कहा जाता है। लग्न से ही डिसाइड होता है कि किसी भी जातक का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नेचर, उसकी जो भी इंटेलिजेंस है वो कैसे रहेगी। लग्न में जो भी राशि आती है उसके स्वामी को कहा जाता है लग्नेश। लग्नेश और लग्न की कुंडली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ही कुंडली की ओवरऑल उनके रिजल्ट्स को, उसकी मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करती है। अगर लग्न और लग्नेश कमज़ोर हुए तो कुंडली के राजयोग की पोटेंसी भी, उनकी ताकत भी कम हो जाएगी। और लग्न और लग्नेश स्ट्रांग हुए तो खराब से खराब पोजीशन में भी व्यक्ति उभर जाता है, चाहे कुंडली में खराब योग ही क्यों ना हो। तो लग्न जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस समय, किस जगह पर, किस दिन आप पैदा होते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके हिसाब से ही लग्न का निर्धारण होता है। लग्न होता क्या है? इंग्लिश में लग्न को बोलते हैं असेंडेंट, और उसको हम बोलते हैं द राइजिंग साइन या उदय राशि। तो उदय का मतलब, अब सूर्य उदय होता है, सूर्य कहाँ से उदय होता है? सूर्य ईस्ट डायरेक्शन से उदय होता है, यानी कि द राशि। तो लग्न कहाँ पर उदय होगा? लग्न भी ईस्ट या पूर्व डायरेक्शन में उदय होगा। तो जिस समय कोई जातक पैदा होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पर या ईस्टर्न डायरेक्शन पर जो राशि उदय हो रही होती है, राइज हो रही होती है, उसको लग्न राशि या राइजिंग साइन बोला जाता है। लग्न राशि, उदय राशि या राइजिंग साइन बोला जाता है। थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आपको डिफ़िकल्ट लगे, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपकी समझ में आए, ना भी आए तो कोई बात नहीं, आगे भी हम इसकी बातें करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आपकी समझ में नहीं आया, और मुझे अगर ज़रूरी लगेगा तो खाली लग्न के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा कि इसकी कैलकुलेशन या इसकी किस प्रकार से ये डिसीजन होता है।
अदरवाइज़ हम किसी भी जब सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ को डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बन के आ जाता है। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। समझ लीजिए ये हमारी धरती है, ये सूर्य है और ये भाचक्र या ज़ोडिएक है, जैसा मैंने आपको समझाया। अब एक व्यक्ति यहाँ पैदा हो रहा है इस लोकेशन पर, जो मैंने ये वाली ब्लू डॉट डाली हुई है, ये वाली ब्लू डॉट, और एक व्यक्ति पैदा हो रहा है इस लोकेशन पर जो ये वाली ब्लू डॉट है। अब ये पैदा हो रहा, अब आप इस देखिए इस लोकेशन पे, जो इस वाली लोकेशन पे पैदा हो रहा है, आप इस पे ईस्ट और वेस्ट बनाइए। ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई। तो ईस्ट बनाइए तो देखिए ये जो टेंजेंट जा रहा है सीधा यहाँ से निकलकर सूर्य को छूता हुआ ईस्ट डायरेक्शन इधर जा रहा है। अब अगर ये व्यक्ति पैदा हुआ है बिल्कुल सनराइज के टाइम पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पैदा हुआ है और अभी सूर्य की जो प्रथम गोला है, प्रथम वो हिस्सा है, वो नज़र आना शुरू हुआ है। तो बिल्कुल इस समय पता चला बिल्कुल ये सनराइज का टाइम है। तो सूर्य कहाँ से दिखना शुरू होता है? ईस्ट डायरेक्शन से। तो ईस्ट डायरेक्शन पे अगर हम बिल्कुल उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमें कौन सी राशि नज़र आ रही है? कैंसर। यानी सनराइज पे जो व्यक्ति इस लोकेशन पे इस दिन बिल्कुल एग्जैक्ट पैदा हुआ है, उसका लग्न कैंसर या कर्क है। अब धरती अपनी धुरी पे घूमती रहती है, तो थोड़ी देर में जब 12 बजे होंगे तो उसकी लोकेशन इधर आ जाएगी। अब जब उसकी लोकेशन इधर आ जाएगी तो अब अगर हम यहाँ पर ये वाला जो एरो है इसकी लोकेशन के साथ साथ ये भी इधर मूव कर जाएगा। तो उस समय जो राशि जब उस समय जो उदय हो रही होगी वो उदय होगी, अब टेंजेंट आ जाएगा यहाँ पर ईस्टर्न डायरेक्शन का। तो उस समय अगर व्यक्ति 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास अगर व्यक्ति पैदा हुआ तो ईस्ट डायरेक्शन इधर आ जाएगी, वेस्ट इधर चली जाएगी, उसकी उदय राशि हो जाएगी लिब्रा। और अब देखिए अब लोकेशन अगर ये हो गई तो सूर्य कहाँ आ गया? सूर्य आ गया बिल्कुल ओवरहेड, जैसा कि 12 से 1 बजे के बीच में हो जाता है। अब जब यही लोकेशन इसकी घूम के इस व्यक्ति की आ गई इधर, अब अगर इधर से हम ईस्ट डायरेक्शन को और वेस्ट डायरेक्शन को बनाएंगे तो टेंजेंट बन जाएगा ऐसे ऐसे। तो ईस्ट इधर से आ गई अब इधर, तो राशि कौन सी हो गई? कैंसर से बिल्कुल ऑपोजिट 7वीं राशि कई इसके आसपास ये आ गई कैप्रिकॉर्न। और समय कौन सा हो गया? ये हो गया बिल्कुल, अब इस गोले को पार कर गए तो ये हो गया सनसेट का टाइम। और इस समय के आसपास 6 बजे के 5:30 6 बजे के आसपास जो भी व्यक्ति पैदा होता है, सनसेट का टाइम, उसकी उदय राशि ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी ये ईस्ट होगी, ईस्ट डायरेक्शन में आ गई कैप्रिकॉर्न, यानी उसकी लगन राशि हो गई कैप्रिकॉर्न। अब जैसे मैंने कहा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप एक बार देख लीजिए इसको। अब जैसा मैंने कहा कि लग्न जो है जगह के हिसाब से भी आपने देखा किस प्रकार से समय के हिसाब से कि कोई व्यक्ति किस समय पैदा हुआ तो लग्न में उदित राशि का फर्क पड़ जाता है। किस जगह में पैदा हुआ, समझ लीजिए एक ही समय पे एक व्यक्ति इस लोकेशन पे पैदा हुआ और दूसरा इस लोकेशन पे पैदा हुआ, तो ये तो हमने देखा कि इसकी उदय राशि हुई कैंसर, परंतु उसी समय पे इस व्यक्ति की ईस्टर्न होराइजन में पाइसेस राशि उदय हो रही है। तो इस प्रकार से लग्न का निर्धारण समय और जगह, प्लेस ऑफ बर्थ, इन दोनों पे
डिपेंडेंट होता है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अब हुआ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, अगर आप जनवरी में पैदा हुए हैं तो सूर्योदय के टाइम पे कोई दूसरी राशि होगी, और अगर आप अप्रैल में पैदा हुए हैं सूर्योदय के टाइम पे कोई दूसरी राशि होगी, क्योंकि अभी धरती इधर है। अच्छा एक चीज़ बताइए, सूर्योदय के टाइम पे अगर कैंसर राशि उदय हो रही है सूर्योदय के समय, तो ये कौन सा महीना होगा? सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको संक्रांत का कॉन्सेप्ट मालूम हो, कुछ आइडिया हो, तो आपको इससे कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सबसे फेमस संक्रांत जिसको हम सब जानते हैं वो होती है मकर संक्रांत। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, संक्रांत मतलब उस दिन सूर्य सैजिटेरियस से निकल के कैप्रिकॉर्न राशि में जाता है, और वो अप्रॉक्सीमेट 14 या 15 जनवरी के आसपास की होती है। तो 14 से 15 जनवरी इधर, 14 जनवरी से 15 फरवरी मकर में, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, और जुलाई से अगस्त। यानी 16 जुलाई को, अप्रॉक्सीमेट 16 जुलाई को सूर्य जेमिनी से कैंसर में जाता है। तो सूर्य उदय के टाइम राशि होगी कैंसर, और इसी दिन सूर्य इसी राशि में उत्तरायण से दक्षयायन की यात्रा अपनी शुरू करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर। अगर आपको अभी ये कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी समझ में ना आ रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको आगे कभी फ्यूचर में मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि उदय राशि क्या होती है और किस प्रकार उसका निर्धारण किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं। ये एक जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आगे जिस चीज़ की हम बात करेंगे उसके लिए हमें लग्न के बारे में पता होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एस्ट्रोनॉमी पार्ट का डाला कि लग्न एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। डिफरेंट वेज ऑफ ड्राइंग हॉरोस्कोप, कुंडली बनाने के प्रकार। अब देखिए, कुंडली को ड्रॉ करने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इस प्रकार से जो कुंडली बनाई जाती है ये ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है, इस प्रकार से जो बनाई जाती है ये साउथ इंडिया में, और इस प्रकार से जो बनाई जाती है ये ईस्ट इंडिया में ज़्यादा प्रचलित स्टाइल है। अब ये जो प्रकार है इसका स्वामी माना जाता है कि इस प्रकार के डायग्राम का स्वामी, इस प्रकार की डायग्राम बना के जो कुंडली में ग्रहों की स्थापना करी जाती है, तो इस प्रकार की कुंडली का स्वामी होता है शुक्र या विनस, इस प्रकार का होता है जुपिटर या गुरु, और इस प्रकार का होता है सन या सूर्य। अब देखिए, ये आपको मेरे ख्याल से आप कोई वीडियो देखेंगे, कहीं पर भी किसी किताब में पढ़ेंगे, ये चीज़ तो बताती जाएगी कि इस डायग्राम का स्वामी है विनस, इसका है गुरु और इसका है सूर्य, परंतु कहीं भी ये एक्सप्लेन नहीं करा जाएगा, एटलीस्ट मैंने आज तक नहीं देखा कि इसका यूज़ क्या है, यूटिलिटी क्या है इसकी। आपने ये तो बता दिया कि इस डायग्राम का स्वामी विनस है, इसका गुरु है, इसका सूर्य है। तो जितना मैंने समझा या जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जब भी सूर्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके पास आता है जातक का, तो आपको इस प्रकार के डायग्राम को यूज़ करना चाहिए ग्रहों को स्पष्ट करने के लिए या ग्रहों को मार्किंग करके स्टडी करने के लिए। अगर बृहस्पति से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपको इस प्रकार की कुंडली को यूज़ करना चाहिए, और अगर सूर्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, सूर्य ग्रह के कारकत्व या उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो आपको इस प्रकार के डायग्राम को बनाकर उस कुंडली का विवेचन या स्टडी करना चाहिए। इससे उस ग्रह की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है और आपके प्रेडिक्शंस ज़्यादा परफेक्ट और ज़्यादा सटीक बैठेंगे, क्योंकि वो ग्रह आपको उस वक्त अपना आशीर्वाद देगा उस कुंडली को पढ़ने के लिए। तो मैं एटलीस्ट इस रूल को इसी तरह फॉलो करता हूँ।
तो अब इन तीनों प्रकार की कुंडलियों में ग्रहों को स्पष्ट करने के लिए, लिखने के लिए, मार्क करने के लिए थोड़ा सा अलग अलग तरीका है। ये जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है, इसमें घर फिक्स होते हैं, भाव फिक्स होते हैं। ये हमेशा पहला घर है, पहला घर या भाव है। ये हमेशा दूसरा घर या भाव है। ये तीसरा, ये चौथा, यह पांचवा, यह छठा, यह सातवां, यह आठवां, यह नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। घर फिक्स हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, घर फिक्स हैं। इसमें लग्न फिक्स है। यह घर हमेशा लगन होगा। और इसमें जो मूवमेंट समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया, कोई मकर लगन में पैदा हुआ तो जो राशि लिखी जाएगी कि मकर, वो लिखी जाएगी यहाँ पर मकर। दूसरे घर में आ गई कुंभ राशि, तीसरे घर में आ गई मीन, चौथे में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और इस घर में आ गई सैजिटेरियस राशि। ये इस प्रकार से, यानी पहले घर में कौन सी राशि है? पहले घर में जी आपकी मकर राशि है। अगर कोई व्यक्ति, मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति सिंह राशि में पैदा होता है, कोई सिंह राशि में, उसका लगन सिंह राशि का आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 नंबर। ये जो मैं डबल क्रॉस लगाता हूँ, ये लगन का निशान है। ये इसको लगन के लिए लगाया जाता है कि ये घर हमारा लगन है। तो इसमें ना भी लगाएं नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला घर इसमें हमेशा लगन ही होता है। तो इसे ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी अगर कोई लियो लगन में या सिंह लगन में पैदा होता है तो हम यहाँ पर 5 नंबर लिख देंगे। तो उसी हिसाब से क्रम अनुसार आगे के नंबर यहाँ आ जाएंगे। यानी हम कोई अगर पूछता है कि व्यक्ति का लगन कौन सा है, तो इस प्रकार के डायग्राम पे अगर यहाँ 5 नंबर लिखा होगा तो हम कह देंगे व्यक्ति का लगन सिंह या लियो है। लग्नेश कौन हो गया? लग्नेश हो गया सूर्य। दूसरे भाव या दूसरे घर में ये राशि आ गई, तीसरे में ये, चौथे घर में अपना स्कॉर्पियो राशि हो गई, 10वें घर में वृष या टॉरस हो गई और 12वें घर में हमारी हो गई कैंसर या कर्क। तो राशि लिखने का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वह हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है, तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज राशि लिखने का जो क्रम है ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी मूवमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर हाउसेस या लग्न फिक्स है, वो हमेशा यहीं पर होगा। भाव घर फिक्स हैं, यहाँ राशियाँ मूव कर रही हैं, राशियाँ अस्थाई हैं। अब हम आते हैं साउथ इंडियन चार्ट की तरफ, जिसका स्वामी गुरु है। इसमें हमारा राशियाँ स्थाई हैं, मूवमेंट क्लॉकवाइज है और लग्न मूव करता है। जैसे यहाँ पर सिंह लगन है तो यहाँ ये होता है हमारा पहली राशि, यहाँ होती है दूसरी राशि, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अब ध्यान दीजिए, ये घर नहीं है, ये राशियों के नंबर हैं। तो अगर कोई कहता है कि वो लियो लगन में पैदा हुआ है तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 पैरेलल लाइंस खींच दी जाती हैं। इसका मतलब व्यक्ति लियो लगन में पैदा हुआ है, उसका स्वामी है सूर्य, लग्नेश है उसका सूर्य। अगर कोई मकर लगन में पैदा हुआ है तो यहाँ पर 2 लाइनें खींच दी जाएंगी। तो इसका पहला घर कौन सा होगा? इसका पहला घर होगा ये, और इस व्यक्ति के लिए पहला घर होगा ये। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। और इस व्यक्ति के लिए पहला घर ये होगा और 12वां घर
यह होगा। तो मूवमेंट इसमें कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज ही चल रही है। अब तीसरा है, ये तीसरा डायग्राम इस प्रकार का होता है, ये इन दोनों का थोड़ा मिला जुला है। इसमें मूवमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज है और राशियां फिक्स हैं और हाउसेस और लग्न अस्थाई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ होता है जैसा साउथ इंडियन चार्ट में है कि अगर कोई लियो लगन में पैदा हुआ है, कोई अगर लियो लगन में पैदा हुआ है तो ये पहली राशि है, यह दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो हम यहाँ पर एक डबल पैरेलल लाइंस का निशान लगा देंगे और ये व्यक्ति लियो लगन में पैदा हुआ है, इसका पहला घर है ये, 12वां घर है इसका ये, चौथा घर है इसका ये और 10वां घर है इसका ये वाला, सॉरी ये वाला। और इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जैसे हमने कहा मकर लगन में पैदा हुआ है, मकर राशि उदय हो रही थी उसके जन्म के समय पे, तो हम यहाँ पर डबल निशान लगा देंगे जैसे पहले लाइन का और उसका पहला घर यह बन जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, आप पूरा सुनने के बाद दोबारा इस चीज़ को दोबारा सुनिएगा और आगे मैं एक एक्सरसाइज भी करके दिखा रहा हूँ आपको, आप उसे देखिएगा तो आपकी समझ में शायद आ जाएगा। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज करके देखते हैं। देखिए ये ग्रह हैं श्री राम की कुंडली के। तो अगर हम नॉर्थर्न स्टाइल में, नॉर्थ इंडिया स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। अच्छा, ये प्रैक्टिस आप भी कॉपी पे कीजिएगा। आप इस तरह से, थोड़ा अभी मैं कंप्यूटर से ड्रॉ कर रहा हूँ तो इतने अच्छे तरीके से नहीं बनेगा ये, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारी बनी नॉर्थ इंडियन स्टाइल की हॉरोस्कोप। तो क्या लिखा हमने, लगन कैंसर है, तो इसमें क्या होता है, लगन हमेशा पहला घर हमेशा यही है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 नंबर। कैंसर साइन होता है 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। अब ग्रह स्पष्ट किस तरीके से है, जुपिटर एंड मून इन कैंसर, यानी बृहस्पति और चंद्रमा कैंसर में है। लगन में कर्क राशि उदय हुई उनके जन्म के समय और बृहस्पति और चंद्रमा कर्क राशि या कैंसर राशि में ही थे, यानी बृहस्पति और चंद्रमा श्री राम की कुंडली में लग्न में ही थे। शनि आ गया लिब्रा या तुला राशि में, तो शनि आ गया यहाँ पर। राहु आ गया सेजिटेरियस या धनु राशि में, तो राहु आ गया यहाँ पर। मंगल आ गया कैप्रिकॉर्न या मकर में, तो मंगल आ गया यहाँ पर। विनस पाइसिस या मीन, विनस शुक्र। सूर्य एरीज या मेष, तो सूर्य मेष राशि में। बुध टॉरस में और केतु जेमिनी में, बुध टॉरस में और केतु जेमिनी या मिथुन में। तो ये कुंडली बन गई। पहले घर में ये आ गया, चौथे घर में शनि, छठे घर में राहु, 7वें घर में मंगल, 9वें घर में शुक्र, 10वें घर में सूर्य, 11वें घर में बुध और 12वें घर में केतु। नॉर्थ इंडियन स्टाइल से या डायमंड डायग्राम इसको बोलते हैं, उसमें इस प्रकार से ग्रह स्पष्ट होकर कुंडली बन गई। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें साउथ इंडियन स्टाइल से बना के दिखाऊंगा। अब अगर हम साउथ इंडियन स्टाइल में इस कुंडली को बनाते हैं तो बनेगी इस प्रकार से।
अब देखिए इसमें राशि फिक्स थी, यानी ये एरीज राशि है, ये टॉरस है, ये जेमिनाई है, ये कैंसर है और ये लियो है। तो ये कैंसर है तो लग्न आ गया यहाँ पर, तो जुपिटर और मून यहाँ पर आ गए। अगर हम यहाँ पर नाम को ना भी लिखें, नंबरों को ना भी लिखें, जो एक्चुअल में टेक्निकली नंबरों को इन प्रैक्टिस लिखा नहीं जाता है, क्योंकि हमें मालूम है ये घर एरीज का ही है, ये टॉरस का ही है, तो सीधा सीधा लिखा जाता है। सैटर्न आ गया यहाँ पर, राहु आ गया आपका सैजिटेरियस में। सैजिटेरियस कौन सा बन जाएगा, 6, 7, 8, 9 ये आ गया। तो सैजिटेरियस में आ गया राहु, आपका मंगल आ गया मकर में, शुक्र आ गया आपका मीन में, सूर्य आपका आ गया एरीज में, बुध आपका आ गया टॉरस में और केतु आपका आ गया जेमिनी या मिथुन में। तो इस प्रकार से इस चार्ट को साउथ इंडियन स्टाइल में लिखा जाता है। पहला घर या लग्न कौन सा बन गया, पहला घर या लग्न बन गया ये वाला घर अपना। इसी प्रकार से आप जो थर्ड स्टाइल है उसमें भी ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें भी राशियां फिक्स हैं। ये बन गया लग्न, जुपिटर मून, सॉरी इसमें गलत हो गया, ये लग्न कैंसर था। मैंने गलती से लियो बना दिया लग्न को, लग्न कैंसर था। यह बन गया लग्न और इसमें आ गया जुपिटर और मून। यह बन गया शनि का घर, 7 नंबर राशि। यह बन गया राहु, यह बन गया मंगल, यहाँ आ गया शुक्र, यहाँ आ गया सूर्य, यहाँ आ गया बुध और यहाँ आ गया केतु। हो गया ना, हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कौन सा रह गया, सन, मून, मार्स, मरकरी, हाँ हो गए 9। तो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ये लग्न बन गया और ये हो गया इसका हमारा फर्स्ट हाउस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा कॉन्सेप्ट कि ये कुंडलियाँ किस प्रकार तीनों स्टाइल्स में बनाई जाती हैं। अब आप खुद हाथ से ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए बनाने की। और आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब नक्षत्र के बारे में जो था वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ही अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप लग्न को अपने जो मैंने स्लाइड में आपको बताए थे ग्रहों के स्वामी, इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। दोबारा से आपको बोलूँगा राशियों को उनके नंबर के हिसाब से बिल्कुल रट लीजिए, ग्रहों को रट लीजिए, लग्न के स्वामियों को रट लीजिए। लग्न किस प्रकार से डिसाइड होता है थोड़ा सा इस चीज़ को दोबारा देखिए और कुंडलियों को मैनुअली अपने हाथ से इस प्रकार से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए कि आपका कि किस प्रकार से घर फिक्स होते हैं, राशियाँ मूव करती हैं या राशियाँ कहाँ मूव होती हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस पूरी चीज़ को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। तो अगले लेसन में आपसे बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में, जो चौथा स्तंभ है हमारे ज्योतिष का। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो, आपको ज्योतिष समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट सेव कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।